हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल वाइज माइंड्स इंजीनियरिंग। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लॉ एंड इंजीनियरिंग की यूनिट 3, बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट लीगल सिस्टम। इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज लॉ। इट इज अ सिस्टम ऑफ रूल्स विच अ पर्टिकुलर कंट्री रिकॉग्नाइजेज एज रेगुलेटिंग द एक्शन ऑफ इट्स सिटीजन। मतलब ये वो सेट ऑफ रूल्स, वो सिस्टम ऑफ रूल्स होता है जो हर कंट्री के पास अपना होता है इसी के तहत वो इसी के तहत अपने सिटीजन्स के एक्शंस को रेगुलेट करती है। इसी के तहत वो बताती है कि कौन से एक्शंस लीगल है, कौन से एक्शंस इलीगल है। अब हम लोग पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ लॉ। सबसे पहला फंक्शन है टू डिलीवर जस्टिस, न्याय प्रदान करना, सभी को जस्टिस मिले ये इंश्योर करना लॉ का फंक्शन है। प्रोवाइड इक्वालिटी, बराबरी का सबको हक देना। मेंटेन इम्पार्शियलिटी, कोई भी किसी भी तरीके की पार्शियलिटी ना हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो। मेंटेन सोशल कंट्रोल, सोसाइटी में प्रॉपर कंट्रोल बना रहे, कहीं भी अनस्टेबिलिटी ना हो, किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो। टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स, हर तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स, डिस्प्यूट्स, लड़ाई झगड़ों को सॉल्व करना भी लॉ का ही फंक्शन है। अब हम लोग पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ लॉ। तो सोर्सेज ऑफ लॉ आर ओरिजिन्स ऑफ लॉज, मतलब कोई भी लॉ कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है उसको हम लोग सोर्स ऑफ लॉ बोलते हैं। सोर्सेज ऑफ लॉ आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। सोर्सेज ऑफ लॉ को कुछ कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहला है कस्टम। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कस्टम होता क्या है। कस्टम इज एस्टैब्लिश्ड मोड ऑफ सोशल बिहेवियर विद इन अ कम्युनिटी। मतलब एक कम्युनिटी के कुछ रूल्स होते हैं, मतलब एक कम्युनिटी के लोगों का कुछ सोशल बिहेवियर के स्टैंडर्ड्स होते हैं जिसको हर एक कम्युनिटी फॉलो करता है, तो उसी को कस्टम बोलते हैं। मतलब हर एक कम्युनिटी के कुछ कस्टम होते हैं, कुछ तौर तरीके होते हैं। ऑल कस्टम्स कैन नॉट बी अडॉप्टेड एज सोर्सेज ऑफ लॉ, मगर सारे कस्टम को हम लोग एक लॉ नहीं बना सकते हैं। तो कौन कौन से कस्टम को लॉ का फॉर्म दिया जाएगा, उनको लॉ की तरह रिकॉग्नाइज किया जाएगा, इसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं। सबसे पहला है एंटीक्विटी, मतलब एग्जिस्टेंस फॉर अ लॉन्ग टाइम, कि वो एंटीक हो, बहुत पहले से वो फॉलो होता आ रहा हो। कंटिन्यूअसली इन प्रैक्टिस, बहुत पहले से तो फॉलो होता आ रहा हो मगर आज भी वो कंटिन्यूअसली फॉलो हो रहा हो। ऐसा नहीं है कि आज के लोग उसको नकार दे, आज के लोग उसको मानने के लिए तैयार ना हो, मतलब आज की जनरेशन के लिए भी वो फिट बैठे। रीजनेबल हो, मतलब कि फॉलोज नॉर्म्स ऑफ जस्टिस, मतलब रीजनेबल होना चाहिए, जस्टिस के अंडर आना चाहिए। मॉरलिटी, मॉरल वैल्यूज होनी चाहिए उस कस्टम की। नेक्स्ट सोर्स ऑफ लॉ है जुडिशियल प्रेसिडेंट। तो अब हम लोग जानेंगे कि जुडिशियल प्रेसिडेंट क्या होता है। इट रिफर्स टू प्रीवियसली डिसाइडेड जजमेंट्स ऑफ द सुपीरियर कोर्ट्स सच एज हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। ये वो सारे जजमेंट्स होते हैं जो कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पहले दे चुके हैं। मतलब देश के जो सुपीरियर कोर्ट्स हैं उन्होंने अगर किसी भी केस पे जो जजमेंट पास किया है उसको जुडिशियल प्रेसिडेंट बोलते हैं। और जो भी जजमेंट वो किसी डिसीजन पे पास कर देते हैं उसको एक तरीके से हम लोग सोर्स ऑफ लॉ मान लेते हैं। मतलब हम लोग मान लेते हैं कि अगर ऐसा फिर कभी कोई केस आता है तो इसी केस का जो डिसीजन हुआ है इसी के बेसिस पे, इसी को रिफर करके हम लोग आगे भी जस्टिस देंगे या फिर आगे भी कानूनी कार्यवाही इसी के मुताबिक होगा। जो सिस्टम ऑफ जुडिशियल प्रेसिडेंट इज बेस्ड ऑन द हायरार्की ऑफ द कोर्ट्स। मगर जुडिशियल प्रेसिडेंट में ये होता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ने ही किसी एक सिमिलर केस पे दो अलग अलग डिसीजन दिए, मतलब सुप्रीम कोर्ट का कोई और डिसीजन था उस केस पे, हाई कोर्ट का कुछ कुछ और डिसीजन था, तो उस केस में हम लोग हायरार्की पे जाएंगे, मतलब सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को हम लोग फॉलो करेंगे एज अ सोर्स ऑफ लॉ। अब नेक्स्ट है लेजिस्लेशन। इट इज प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ इन इंडिया। इंडिया में जो प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ मेकिंग है वो लेजिस्लेशन है। मतलब इसी प्रोसेस के तहत इंडिया में लॉज बनते हैं। ये कैसे होता है। Bill should be passed in both the houses of parliament by majority of 2/3 of votes and signed by president। मतलब इसमें क्या होता है, बिल पास होता है दोनों ही हाउसेस में पार्लियामेंट के, वो भी मेजॉरिटी वोट्स के साथ, और फिर उसके बाद प्रेसिडेंट का सिग्नेचर होता है उस बिल पे, और फिर उसके बाद कोई भी बिल लॉ बन जाता है।
अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट। तो एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट क्या होता है? एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट क्रिएट्स अ न्यू लॉ और चेंजेस एन एग्जिस्टिंग लॉ। मतलब वो प्रोसीजर जिससे कोई एक नया लॉ बने या फिर जो भी एग्जिस्टिंग लॉ था वो उसको चेंज किया जाए, उसमें अमेंडमेंट लाया जाए, उसको एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं। एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाउ इज अ लॉ इनेक्टेड इन पार्लियामेंट, कैसे लॉ बनता है पार्लियामेंट में। तो इसका सबसे पहला स्टेप, द मिनिस्ट्री ड्राफ्ट्स अ टेक्स्ट ऑफ प्रपोज्ड लॉ विच इज कॉल्ड बिल। सबसे पहले जिस लॉ को प्रपोज करना है उसका टेक्स्ट बनाया जाता है उसको बिल बोलते हैं। इट इज देन प्रेजेंटेड टू कैबिनेट फॉर अप्रूवल। फिर उसको कैबिनेट मिनिस्टर्स के सामने रखा जाता है। अगर उनका अप्रूवल मिल जाता है तो उसके बाद इट इज इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट। उन कैबिनेट मिनिस्टर्स के अप्रूवल के बाद पार्लियामेंट में उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। इन पार्लियामेंट इट गोज थ्रू 3 हियरिंग्स। और पार्लियामेंट में फिर 3 हियरिंग्स होती है, मतलब 3 हियरिंग्स होती हैं उसकी। इन फर्स्ट हियरिंग बिल इज इंट्रोड्यूस्ड। सबसे पहले पहली हियरिंग में क्या होता है? बिल को पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जाता है। इन सेकेंड हियरिंग ईच क्लॉज ऑफ बिल इज डिस्कस्ड। मतलब बिल के सारे एक एक क्लॉज को, एक एक पार्ट को अच्छे से डिस्कस किया जाता है। इट कैन बी एक्सेप्टेड, अमेंडेड और रिजेक्टेड। और जब डिस्कशन होता है तो उसके बेसिस पे उसको या तो फिर वो एक्सेप्ट हो जाता है, या तो फिर कुछ अमेंडमेंट, कुछ चेंजेस लाए जाते हैं, या तो फिर पूरा ही बिल रिजेक्ट हो जाता है। और अगर वो एक्सेप्ट कर लिया गया या फिर अमेंडमेंट करके, चेंजेस करके उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है तो फिर थर्ड हियरिंग होती है। थर्ड हियरिंग में क्या होता है? द हाउस वोट्स ऑन द बिल। हाउस के जितने भी मेंबर्स हैं वो वोट करते हैं बिल के लिए कि वो बिल के पक्ष में है या फिर पक्ष में नहीं है। इफ द बिल इज पास्ड इन वन हाउस, अगर बिल पास हो जाता है किसी भी एक हाउस में, फिर चाहे वो अपर हाउस हो या फिर लोअर हाउस, यानी राज्यसभा हो या फिर लोकसभा हो, इट इज देन सेंड टू अदर हाउस वेयर सेकेंड एंड थर्ड हियरिंग इज डन। अगर वो किसी भी हाउस में पास हो जाता है तो उसको फिर दूसरे हाउस में भेजा जाता है। यानी अगर राज्यसभा में पास हो गया है तो उसको लोकसभा में भेजा जाएगा। फिर वहां पे फर्स्ट हियरिंग नहीं होगी, सेकेंड और थर्ड हियरिंग होगी। मतलब हर क्लॉज के को बिल के डिस्कस किया जाएगा, फिर अगर उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो फिर वोटिंग होती है। आफ्टर बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट पास अ बिल, अगर दोनों ही हाउसेज से बिल पास हो जाता है, इट इज प्रेजेंटेड टू प्रेसिडेंट फॉर असेंट। इसको प्रेसिडेंट के सामने पेश किया जाता है उनके सिग्नेचर के लिए, मतलब उनकी हामी मांगी जाती है उस पर। आफ्टर प्रेसिडेंट गिव्स एसेंट द बिल इज नोटिफाइड एज एन एक्ट। और जैसे ही प्रेसिडेंट का एसेंट मिल जाता है, उनकी सिग्नेचर मिल जाती है, बिल एक एक्ट की तरह एक एक्ट बन जाता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉमन लॉ। कॉमन लॉ इज अ बॉडी ऑफ लॉ डिराइव्ड फ्रॉम जुडिशियल डिसीजंस नोन एज केस लॉज। मतलब कॉमन लॉ क्या है? ये एक बॉडी ऑफ लॉ है जो कि जुडिशियल डिसीजंस, मतलब जैसा अभी हम लोगों ने जुडिशियल प्रेसिडेंट में पढ़ा था, उसमें क्या करते थे, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस को लॉ मान लेते थे। मतलब अगर आगे आने वाली ये टाइम में अगर कभी ऐसा सिमिलर केस आता है तो उसी लॉ के तहत वो लोग डिसीजन लेते थे। तो कॉमन लॉ वही है। कॉमन लॉ वो सारे लॉज हैं जो कि जुडिशियल डिसीजन से बने हैं, जुडिशियल डिसीजन से डिराइव हुए हैं। इनको हम लोग केस लॉज भी बोलते हैं। It includes those laws which derive their authority from the statement of principles found in decision of courts। मतलब ये उन सारे लॉज को, कॉमन लॉज वो सारे लॉज होते हैं जो कि कोर्ट के पिछले डिसीजंस के प्रिंसिपल से डिराइव हुए हैं। मतलब उनके पिछले डिसीजन के क्या सिद्धांत थे उस पे बेस्ड जो भी लॉज होते हैं उनको हम लोग कॉमन लॉज बोलते हैं। इनिशियली ओरिजिनेटेड इन इंग्लैंड, ये इंग्लैंड में ओरिजिनेट हुआ था, मतलब वहां से शुरू हुई थी कॉमन लॉ को एज लॉ मानना। इट इज ऑल्सो फॉलोड इन इंडिया, और ये अब इंडिया में भी फॉलो होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोर्ट स्ट्रक्चर इन इंडिया। मतलब इंडिया में कोर्ट का स्ट्रक्चर कैसे, हायरार्की, क्या हायरार्की होती है, क्या ऑर्डर होता है, वो पढ़ेंगे हम लोग। कोर्ट्स इन इंडिया आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। इंडिया में कोर्ट्स 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं। द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट।
Decisions given by Supreme Court are binding on all the courts throughout the territory of India. जो भी डिसीजन सुप्रीम कोर्ट दे देती है वो सभी हाई कोर्ट्स या फिर सब जितने भी कोर्ट्स हैं इंडिया में उन सब पे लागू होते हैं. Decisions of High Court are binding on the subordinate courts within the jurisdiction of that particular High Court. और जो भी डिसीजन किसी भी स्टेट का या फिर किसी भी रीजन का हाई कोर्ट दे देता है वो उसके अंडर आने वाले सारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पे लागू होता है. कोर्ट स्ट्रक्चर जो इंडिया में है वो कुछ इस तरीके से है कि सबसे एपेक्स बॉडी जो है वो सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे हाई कोर्ट आती है, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आते हैं. अब एक एक करके हम लोग सारे कोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे जो है वो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आर द लोकल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ऑफ द स्टेट. मतलब ये हर स्टेट के लोकल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कोर्ट्स होते हैं उनको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोलते हैं. एडमिनिस्टर जस्टिस एट अ डिस्ट्रिक्ट लेवल. मतलब ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे केसेस को सॉल्व करते हैं, केसेस को जजमेंट देते हैं. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज इज अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ स्टेट चीफ जस्टिस. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज को अपॉइंट करने के लिए गवर्नर और स्टेट के चीफ जस्टिस एक साथ डिस्कशन करते हैं, फिर उसके बाद वो लोग किसी एक व्यक्ति को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज की तरह अपॉइंट करते हैं. हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट अच्छे तरीके से यूनिट 2 में पढ़ा हुआ है. आप एक बार उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे हाई कोर्ट. हाई कोर्ट के बारे में. इट इज हाईएस्ट जुडिशियल कोर्ट इन अ स्टेट. किसी भी स्टेट में सबसे ऊपर अगर किसी का जजमेंट माना जाएगा तो वो है हाई कोर्ट का. सेकेंड हाईएस्ट इन द कंट्री आफ्टर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. और ये हायरार्की में सेकेंड हाईएस्ट ऑर्डर नंबर पे आता है सुप्रीम कोर्ट के बाद. इंडिया हैज 25 कोर्ट्स एस्टेब्लिश्ड इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ द कंट्री. इंडिया में टोटल 25 कोर्ट्स हैं जो कि कंट्री के अलग अलग स्टेट्स में हैं. सुप्रीम कोर्ट के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे. इट इज द हाईएस्ट जुडिशियल कोर्ट ऑफ कंट्री. ये हाईएस्ट जुडिशियल कोर्ट ऑफ कंट्री है, इसके ऊपर कोई भी कोर्ट नहीं है. फाइनल कोर्ट ऑफ अपील. मतलब कि ये फाइनल कोर्ट ऑफ अपील होता है, मतलब अगर यहाँ पे कोई डिसीजन दे दिया गया है तो उसको अब हम लोग कहीं भी चैलेंज नहीं कर सकते. हालांकि जो हाई कोर्ट का डिसीजन होता है उसको हम लोग सुप्रीम कोर्ट में ले जाके चैलेंज कर सकते हैं. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के भी जजमेंट को हम लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ले जाके चैलेंज कर सकते हैं, मगर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को कहीं भी चैलेंज नहीं किया जा सकता है. टेक्स अपील्स अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट एंड अदर कोर्ट्स. वही चीज बताया जो मैंने अभी. सेटल्स डिस्प्यूट्स बिटवीन वेरियस गवर्नमेंट अथॉरिटीज, बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट्स, बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट. इसका काम होता है जो डिफरेंट गवर्नमेंट अथॉरिटीज है, डिफरेंट गवर्नमेंट अथॉरिटेरियंस है, उनके बीच में जो भी डिस्प्यूट चल रहा हो, जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रही हो, उसको रिजॉल्व करना. बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट्स, अलग अलग स्टेट्स की गवर्नमेंट्स के बीच में जो भी डिस्प्यूट चल रही हो उसको रिजॉल्व करना. और स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में जो भी डिस्प्यूट चल रही है उसको रिजॉल्व करना. गारंटीज एंड प्रोटेक्ट्स सिटीजन्स राइट्स. मतलब ये है इसका कि सुप्रीम कोर्ट हर एक सिटीजन को की फंडामेंटल राइट्स को गारंटी करता है और प्रोटेक्ट करता है. यानी कि अगर किसी भी सिटीजन की फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है तो वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है. गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन को गार्ड करते हैं. मतलब सुप्रीम कोर्ट ये देखता है कि पूरे नेशन में कहीं भी ऐसा ना हो कि कॉन्स्टिट्यूशन के तहत काम ना हो रहा, कहीं की भी गवर्नमेंट अपनी मनमानी ना कर रही हो, वो जो भी काम कर रही हो वो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत काम कर रही हो. अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक है डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम इन इंडिया. इसका क्या काम होता है? प्रोवाइड सिंपल, स्पीडी एंड इनएक्सपेंसिव रिड्रेसल ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट्स एट नेशनल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल. इनका काम होता है सिंपल, स्पीडी और इनएक्सपेंसिव तरीके से कंज्यूमर्स की डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना, कंज्यूमर की जो भी दिक्कत है उसको रिजॉल्व करना. कि ये तीनों लेवल पे होती है, नेशनल लेवल पे भी, स्टेट लेवल पे भी और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी. Consumers can file different types of cases based on their problems by visiting the consumer court along with documents. हर कंज्यूमर को हक है केस फाइल करने का अगर उसको किसी भी तरीके की
प्रॉब्लम फेस हो रही है, वो क्या कर सकता है, वो कंज्यूमर कोर्ट जाके विजिट करे और कुछ डॉक्यूमेंट्स ले जाने थे। वो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, फी फॉर मेकिंग कंप्लेंट, कुछ एक फी का अमाउंट लगता है, वो ले जाना होता है। कंप्लेंट विद एफिडेविट, एफिडेविट में लिखा हुआ कंप्लेन होना चाहिए पूरा। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, कुछ उसके साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जैसे रिसिप्ट हो गई, वाउचर्स हो गए और भी बहुत सारी चीजें। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्राइब्यूनल। ट्राइब्यूनल क्या होता है? इट इज अ क्वाजी जुडिशियल इंस्टीट्यूशन। मतलब ये एक तरीके का जुडिशियल इंस्टीट्यूशन है, मतलब ये एक इंस्टीट्यूशन है जिसके पास भी जजमेंट की अथॉरिटीज हैं, जजमेंट देने की पावर्स हैं। नीड ऑफ ट्राइब्यूनल, क्या जरूरत पड़ी हम लोगों को ट्राइब्यूनल की? टू ओवरकम द सिचुएशन दैट अरोज ड्यू टू पेंडेंसी ऑफ केसेस इन वेरियस कोर्ट्स। मतलब क्या हो गया था, एक टाइम आया था जब हर कोर्ट में, मतलब सारे कोर्ट्स में बहुत ज्यादा केसेस पेंडिंग हो गए थे। तो उस केस में हम लोगों को, तो उस सिचुएशन में हम लोगों को, उस सिचुएशन से हम लोगों को निकलने के लिए ट्राइब्यूनल की जरूरत पड़ी। एक ऐसा इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश करने की जरूरत पड़ी जो कि जजमेंट दे सके कुछ पर्टिकुलर केसेस में। टेक अ लोड ऑफ द ओवरबर्डन कोर्ट्स, मतलब जो बहुत ज्यादा बर्डन हो गया था सारी कोर्ट्स पे, उनका लोड शेयर करने के लिए ट्राइब्यूनल बनाना पड़ा हम लोगों को। हियर डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू एनवायरमेंट, आर्म्ड फोर्सेस, टैक्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज, ये कुछ पर्टिकुलर केसेस पे ही अपनी जजमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे एनवायरमेंट को लेकर, आर्म्ड फोर्सेस को लेकर, टैक्स पेमेंट के केसेस में, एडमिनिस्ट्रेटिव अगर इश्यूज आ रहे हैं तो उसके केसेस में, उसके केस में भी ट्राइब्यूनल अपना जजमेंट दे सकती है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आर्बिट्रेशन। तो आर्बिट्रेशन क्या होता है? इट इज अ प्राइवेट अरेंजमेंट टू अ लेस फॉर्मल एंड मोर फ्लेक्सिबल फोरम फॉर जजमेंट इंस्टेड ऑफ कैरिंग इट टू नॉर्मल कोर्ट। मतलब इसमें क्या होता है, जो लोग होते हैं वो नॉर्मल कोर्ट में नहीं जाकर एक प्राइवेट अरेंजमेंट करते हैं जो कि कम फॉर्मल होता है और ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है जजमेंट प्रोवाइड करने के लिए। इसमें क्या होता है, जो भी पार्टीज डिस्प्यूट में हैं वो एक प्राइवेट अरेंजमेंट करती है, फिर उसको, उसके हाथ में अपने केस सौंप देती है, फिर वो उस पर जो भी जजमेंट देता है वो दोनों पार्टीज को मानना पड़ता है। द पार्टीज इन आर्बिट्रेशन सेलेक्ट अ क्वालिफाइड एक्सपर्ट नोन एज आर्बिट्रेटर। जिस क्वालिफाइड एक्सपर्ट को सेलेक्ट करती हैं दोनों पार्टीज उसको आर्बिट्रेटर बोलते हैं, क्योंकि प्रोसेस का नाम आर्बिट्रेशन है, तो इसीलिए जो भी क्वालिफाइड एक्सपर्ट उस पर जजमेंट प्रोवाइड करने के लिए आता है या फिर सेलेक्ट किया जाता है उसको आर्बिट्रेटर बोलते हैं। प्रोसेस ऑफ डिस्प्यूट रिजोल्यूशन बाय दिस मेथड इज कॉन्फिडेंशियल। जो भी इसका प्रोसीजर होता है, डिस्प्यूट रिजोल्व करने का जो भी प्रोसीजर होता है उसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है, उसको पब्लिक नहीं किया जाता है। डिसीजन मेड बाय आर्बिट्रेटर इज कॉल्ड आर्बिट्रल अवार्ड। जो जजमेंट पास होता है, जो डिसीजन फाइनली बनता है या फिर होता है, उसको हम लोग आर्बिट्रल अवार्ड बोलते हैं। मतलब जो भी डिसीजन आर्बिट्रेटर लेता है उन दोनों डिस्प्यूटिंग पार्टीज को उस डिसीजन को फॉलो ही करना होता है, वो बाउंड होती है उसको फॉलो करने के लिए। अब कुछ लॉज होते हैं जो कि इंडिया की गवर्नमेंट ने बनाए हैं वर्क प्लेस के लिए, मतलब जहाँ पे लोग काम करते हैं उसके लिए कुछ लॉज बनाए हैं, तो उनको हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहला है फैक्ट्रीज लॉ, जो कि 1948 में बना था। इसके तहत क्या होता है, इट लेज डाउन प्रोविजंस फॉर हेल्थ, सेफ्टी, वेलफेयर एंड सर्विस कंडीशन ऑफ वर्कर्स इन फैक्ट्रीज। ये क्या करती है, इस एक्ट के तहत कुछ प्रोविजंस बने हैं वर्कर्स की हेल्थ के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए, उनकी अच्छाई के लिए, वेलफेयर के लिए, और सर्विस कंडीशन मतलब किस कंडीशन में उनको काम करना चाहिए, ये सब बताने के लिए फैक्ट्रीज एक्ट बना है। कंटेन्स प्रोविजन फॉर वर्किंग आवर्स, लीव्स, ओवर टाइम एटसेट्रा। इसमें वो सारे प्रोविजंस है जो कि बताते हैं कि कितने घंटे काम करना चाहिए वर्कर्स को फैक्ट्री में, कितनी लीव्स मिलनी चाहिए, और ओवर टाइम में कितना एक्स्ट्रा पेमेंट होना चाहिए या फिर कितने घंटे का ओवर टाइम करा सकती है फैक्ट्री अपने वर्कर से। अब नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1946। इट एम्स टू ब्रिंग यूनिफॉर्म टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस इन वेरियस इंडस्ट्रीज। इसका मेन एम है कि सारी इंडस्ट्रीज में एक यूनिफॉर्म
टर्म एंड कंडीशन बने, मतलब एक यूनिफॉर्म लॉ हो, एक लॉ हो जो कि सारी इंडस्ट्रीज फॉलो करे, जो सारी इंडस्ट्रीज के लिए सेम हो। अब नेक्स्ट है शॉप्स एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। इसके तहत क्या होता है? इट डील्स विद वर्किंग आवर्स, ओवर टाइम, लीव, प्रिविलेज, वर्किंग कंडीशन फॉर विमेन एम्प्लॉयज एटसेट्रा। ये किस किस चीज से डील करती है? वर्किंग आवर, काम कर कितने घंटे काम करना चाहिए, ओवर टाइम, छुट्टियों के बारे में डिस्कस करती है, प्रिविलेज क्या क्या एक्स्ट्रा फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, वर्किंग कंडीशन फॉर विमेन एम्प्लॉयज, जो विमेन एम्प्लॉयज है उनकी क्या वर्किंग कंडीशन होनी चाहिए, मतलब किन कंडीशन में उनको काम करना चाहिए। दिस एक्ट अप्लाइज टू बोथ व्हाइट कॉलर एंड ब्लू कॉलर एम्प्लॉयज। मतलब ये एक्ट जो है व्हाइट कॉलर यानी कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज के लिए भी है और ब्लू कॉलर एम्प्लॉयज के लिए, मतलब जो लेबरर्स होते हैं, जो फैक्ट्रीज में वर्क करते हैं, जो अनस्किल्ड वर्क करते हैं, मैनुअल लेबर करते हैं, उनके लिए भी ये एक्ट उनके लिए भी है। जैसे फैक्ट्रीज एक्ट जो था वो सिर्फ और सिर्फ ब्लू कॉलर एम्प्लॉयज के लिए था, यानी कि जो फैक्ट्रीज में काम करते, जो मैनुअल लेबर काम करते हैं, वो सिर्फ फैक्ट्रीज एक्ट सिर्फ उनके लिए था। मगर शॉप्स एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट जो है वो व्हाइट कॉलर यानी कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज और ब्लू कॉलर यानी कि मैनुअल लेबर वाले वर्कर्स और एम्प्लॉयज के लिए, दोनों के लिए ही है। अब नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट। इसमें क्या होता है? टू रेगुलेट वर्किंग कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर वेयर एवर सच एम्प्लॉयमेंट इज नॉट प्रोहिबिटेड। वो ऐसी जगह है जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लेबर अभी भी बैंड नहीं है, मतलब जहाँ पे वो प्रोहिबिटेड नहीं है कॉन्ट्रैक्ट लेबर, वहाँ पे वर्कर्स की क्या वर्किंग कंडीशन होनी चाहिए ये बताती है। और इसका एक एम ये भी है कि किसी न किसी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट लेबर को बैन करना, प्रोहिबिट करना, टू प्रोहिबिट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर। नेक्स्ट है हमारा द एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट 1923। इट एम्स टू प्रोवाइड फाइनेंशियल प्रोटेक्शन to workmen and their dependent in case of any accidental injury in course of employment and causing either death or disability of worker by means of compensation। इसमें क्या होता है? इसका मेन एम ये है कि जो भी वर्कर्स होते हैं या फिर जो भी उनकी फैमिली मेंबर्स, जो भी उनके ऊपर डिपेंडेंट लोग हैं, उनको एक फाइनेंशियल कंपनसेशन मिलना चाहिए, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन मिलना चाहिए इन केस कि कभी उनके साथ कोई एक्सीडेंटल इंजरी हो जाए या फिर मतलब जिस टाइम वो काम कर रहे हैं उस टाइम काम करते हुए उनकी डेथ हो जाए या फिर डिसेबिलिटी हो जाए, तो उस केस में उनकी फैमिली, उनके जितने भी डिपेंडेंट लोग हैं फैमिली में, उनको एक फाइनेंशियल कंपनसेशन मिले। दिस एक्ट अप्लाइज टू फैक्ट्रीज, माइंस, ऑयल फील्ड्स एटसेट्रा। ये एक्ट फैक्ट्रीज पे, खदानें जो होती है, माइंस पे, ऑयल फील्ड्स पे, इन सब पे लागू होता है मेनली। अब नेक्स्ट है वीकली हॉलीडे एक्ट 1942। प्रोवाइड्स ग्रांट ऑफ वीकली हॉलीडेज टू पर्सन एम्प्लॉयड इन शॉप्स, थिएटर्स एंड रेस्टोरेंट्स। इसमें क्या होता है कि इस लॉ के तहत, इस एक्ट के तहत ये हुआ था कि हर इंसान जो कि किसी भी शॉप में, थिएटर में, रेस्टोरेंट में काम कर रहा है, उसको वीक में एक दिन की छुट्टी मिलेगी। provides that every shop shall remain entirely closed on one day of the week। ये भी कहता है कि हर तरह की दुकान, किसी भी तरह की अगर शॉप है तो वो वीक में किसी एक दिन पूरी तरीके से बंद होनी चाहिए। नेक्स्ट है द माइन एक्ट। माइन एक्ट में क्या है? एम्स टू सिक्योर सेफ्टी, हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ वर्कर्स। मतलब इसमें क्या होता है कि जो भी वर्कर्स माइंस में काम करते हैं उनकी सेफ्टी कैसे होनी चाहिए, उनकी हेल्थ कंडीशन क्या होनी चाहिए और उनकी वेलफेयर के लिए ये एक्ट बनाया गया है। सो दिस इज ऑल अबाउट यूनिट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लॉ एंड इंजीनियरिंग। यहीं पे हमारी यूनिट 3 खत्म होती है। थैंक यू सो मच गाइज। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज। थैंक